नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। आज की बड़ी खबर है, सऊदी अरब और उसके मित्र देशों ने एक बार फिर संकेत दिया है उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। अब भी पूरे क्षेत्र को अपनी मर्जी से चलाने का वो प्रयास कर रहे हैं। जमाल खाशोगी की हत्या के बाद, दबाव के बाद भी यमन शांति वार्ता में सऊदी समर्थित मंसूर हादी सरकार के विदेश मंत्री ने हूती से हथियार डालने की बात कही, जिस पर यमन में कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। दूसरी तरफ अपनी ही जनता का 8 साल से विरोध का सामना कर रही बहरीन सरकार में विदेश मंत्री ने कतर के जीसीसी में यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में वापस आने की संभावना से इनकार किया है, जबकि सऊदी किंग सलमान ने कतर के अमीर को अगले सप्ताह रियाद में होने वाली जीसीसी समिट में आमंत्रित किया है। इस पर चर्चा करेंगे कार्यक्रम के अंत में। दूसरी खबर हमारी है फ्रांस से। बीबीसी ने पेरिस से खबर दी है कि देश में बढ़ती कीमतों के खिलाफ पिछले कुछ सप्ताह से जारी विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सैटरडे को पेरिस में आईफल टावर, जो सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहां का, बहुत से म्यूजियम और अन्य टूरिस्ट केंद्र बंद रहेंगे। वहां पिछले 4 सप्ताह से येलो वेस्ट सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं, जो हर सप्ताह सैटरडे और संडे को हो रहे हैं। पिछले सप्ताह पेरिस में सड़कों पर गाड़ियों को आग लगा दी गई थी और सरकारी संपत्तियों को प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया था। यह प्रदर्शन पेट्रोल और डीजल पर कुछ अतिरिक्त टैक्स लगाने के विरोध में आरंभ हुए थे, जो अब महंगाई के विरोध में प्रदर्शन हो गए हैं। यानी एक तरह से वो लार्जर लेवल पर होने लगे हैं। अब कुल मिलाकर के महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार ने पेट्रोल पर टैक्स वापस लेने की घोषणा कर दी है, उसके बावजूद भी वहां ये प्रदर्शन हो रहे हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि पूरे देश में 89,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पुलिस ने रेस्टोरेंट और दुकानों को भी बंद रखने के लिए कहा है। पिछले सैटरडे को पेरिस में हुई हिंसा में कई दहाइयों के बाद इतनी बड़ी हिंसा हुई है पेरिस में, जो अब हो रही है, इसलिए सरकार को कुछ चिंता ज्यादा है। अब हम चलते हैं तीसरी खबर पर। यह खबर है ईरान के बंदरगाह चाबहार से, जहां कल एक आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। कल सुबह चाबहार के एक पुलिस स्टेशन में एक आतंकी ने बारूद भरी कार के साथ अंदर आने का प्रयास किया। दरवाजे पर ही पुलिस ने कार पर गोलीबारी की, तभी आतंकी ने कार को धमाके से उड़ा दिया। आतंकी भी मारा गया इसमें और 40 लोग जख्मी हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी अंसारुल फुरकान आतंकी गिरोह ने ली है। इस पर प्रतिक्रिया करते हुए विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने कहा है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 2010 में ईरानी एजेंसियों ने आतंकी को दुबई से सेंट्रल एशिया जाते हुए यात्री विमान से गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि मेरी बात नोट कर लो, हम आतंकियों और उनके सरपरस्तों को सजा देकर दम लेंगे। याद रहे कि 2010 में ईरानी खुफिया एजेंसियों ने अब्दुल मलिक रेगी को, जो कि जुंदुल्ला आतंकी ग्रुप का सरगना था, गिरफ्तार किया था। उसको जिस दिन गिरफ्तार किया था बंदर अब्बास में, उसी दिन तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सूचना मंत्री वहां के थे, उन्होंने एक दिन पहले के CIA के साथ काबुल में मुलाकात के रेगी के फोटो दिखाए थे। और उस ये जो गिरफ्तारी हुई थी, वो दुबई से एक जहाज जा रहा था, जिसको बंदर अब्बास उतारा गया और वहां से बगैर कोई एक गोली भी खर्च किए उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद मुकदमा चला और उसको फांसी लगा दी गई थी। ये पूरे विश्व में खुफिया एजेंसियों का एक बहुत ही कामयाब ऑपरेशन माना जाता है। इसके बाद में उसको फांसी दे दी गई थी। ये कार्रवाई 2009 में सीस्तान बलोचिस्तान में
आतंकी हमलों के बाद की गई थी, जिसमें 40 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये इलाका पाकिस्तान सीमा से लगा हुआ है, जहां आतंकी उस जमाने में आतंकी हमले होते रहे हैं। अब काफी हद तक वहां पर कंट्रोल है। आपको मैं याद दिला दूं, पिछले दिनों इसी सीमा के पास से ईरान के 14 सीमा गार्ड उनको एबडक्ट कर लिया गया था और उनमें से कुछ लोग छुड़ा दिए गए थे। ऐसी आशंका जताई गई थी कि पाकिस्तान में जो आतंकी गुट हैं, जो किसी हद तक एक अपने आप को सुन्नी गुट कहते हैं, बल्कि हालांकि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ कहा जाता है कि वो गुट, आतंकी गुट पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में उनको एबडक्ट करके, अगवा करके ले जाया गया था। उनमें से कुछ लोग छूट चुके हैं। चाबहार में भारत बड़ी मात्रा में निवेश कर रहा है, जहां बंदरगाह के विकास और वहां से अफगानिस्तान सीमा तक सड़क बनाने में निवेश कर रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने एक एग्रीमेंट किया था, जिसमें चाबहार को डेवलप करने के लिए, उसका विकास करने के लिए भारत ने एक तरह से एक समझौता किया था। उसी के अंतर्गत वो उस पर काम हो रहा है और इस बंदरगाह को डेवलप करने का एक मकसद ये भी है कि चूंकि भारत से अफगानिस्तान व्यापार के लिए पाकिस्तान अपनी जमीन से इजाजत नहीं देता, इसलिए समंदर के रास्ते से, मुंबई से और गुजरात के दूसरे पोर्ट से चाबहार सामान ले जाकर के वहां से अफगानिस्तान आसानी से ले जाया जा सकता है। और भारत का व्यापार सेंट्रल एशिया के लिए भी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो ईरान बना रहा है, उसके जरिए उन देशों तक भी और यूरोप तक भी पहुंचा जा सकता है। इससे लगभग 33% जो व्यापार पे फेरिंग में यानी ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा होता है, उसे कम किया जा सकता है। इसमें पाकिस्तान को एक तरफ छोड़ करके अपने आप को एक तरह से ये चाबहार, भारत ने अफगानिस्तान से अपने आप को डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए ये रास्ता चुना है, जिसमें ईरान का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और ये ईरान के बंदरगाह को भारत विकसित कर रहा है। अब हम चर्चा करते हैं अंत में सऊदी अरब के मित्र देशों द्वारा शांति विरोधी व्यवहार पर, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। कल स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के निकट यमन शांति वार्ता यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में शुरू हो गई। वहां सऊदी समर्थित मंसूर हादी की सरकार में विदेश मंत्री खालिद अल यमनी ने ऐसा बयान दे दिया कि यमन में उसका बड़ा विरोध हुआ। उन्होंने मांग कर दी कि हुथी लड़ाकू पहले हथियार डाल दें और देश में सभी अधिकार विदेश में बैठी सरकार, यानी जो सऊदी अरब में उनकी बैठी है गवर्नमेंट इन एक्साइल, उसके हाथ में दे दें। 2015 से जब से सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन ने यमन पर बमबारी शुरू की है, तभी से ये मंसूर हादी की सरकार, उनके कैबिनेट के मंत्री सब सऊदी अरब में, रियाद में रह रहे हैं, जबकि यमन की राजधानी सना और देश का काफी बड़ा भाग हूथियों के अधिकार क्षेत्र में है। खालिद अल यमनी ने यह बात अल जजीरा से बात करते हुए कही और संकेत दे दिया कि शांति वार्ता में वो हूथी अंसारुल्लाह को कोई खास छूट देने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि हूथी को सभी सरकारी संस्थानों से अलग हो जाना चाहिए और उन्हें वैध सरकार को सब कुछ हैंडओवर कर देना चाहिए। यानी वो अपने आप को वैध सरकार कह रहे हैं दूसरे देश में रहते हुए, लेकिन हाँ, एक तरह से वो सही हैं। सही का मतलब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो सो कॉल्ड अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहलाता है, यूनाइटेड नेशन अब भी उसी सरकार को स्वीकार करती है, चूंकि वो उन सरकारों को स्वीकार करते हैं जो अमेरिका को, इजराइल को पसंद होती है। तो यूनाइटेड नेशन कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें सबकी राय को महत्व दिया जाता हो। आपको मैं याद दिला दूं कि हमास की सरकार जब बनी थी फिलिस्तीन में, उसको भी यूनाइटेड नेशन ने स्वीकार नहीं किया था। तो ये यमन की उस पूर्व सरकार के मंत्री ने यह कहा है कि हमारी सरकार वैध है, कानूनी है, हमें सब कुछ हैंडओवर कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इच्छा का सम्मान करना चाहिए हूथी लोगों को, और अपने हथियार, गोला बारूद और मिसाइल सरेंडर कर देने चाहिए। मिसाइल की बात मैं आपको बताऊं कि वो जब कुछ मिसाइल सऊदी अरब के सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर के गिरते हैं, या रियाद में भी कुछ ऐसे मिसाइल गए हैं जो हूथी ने हमला किया है, उस पर इस बात का आरोप लगाया जाता रहा है कि ये मिसाइल ईरान यमन के हूथियों को प्रोवाइड कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। हालांकि हूथी अपने यहां की फैक्ट्रियां, अपने यहां जहां कुछ वो उनका हथियार बनता है, उसको कई बार उसके विजुअल्स, उसके फोटो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन ये एक अलग एक इशू है। मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बताता हूं कि यमन के इन मंत्री जी ने, जो पूर्व मंत्री हैं, जो अपने आप को अब भी मंत्री समझते हैं, उनके अनुसार यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन नंबर 2216 के अनुसार यही मांग की गई थी। यानी आप अपने हथियार दे दो, सब कुछ हमें हैंडओवर कर दो। मांग की गई थी कि इसके बिना, और उन्होंने ये कहा कि इसके बिना शांति बहाली संभव नहीं है। इसी बीच यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में मंसूर हादी सरकार के अधिकारियों और हूथी के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता कल शुरू हो गई, जो कि 14 दिसंबर तक जारी रहने की संभावना है। यमन युद्ध में पिछले 3 साल से अधिक मुद्दत में 56,000 लोग मारे जा चुके हैं। हूथी पहले ही यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं। इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि 2014 में हूथी ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया था उसे वापस कर दें। हूथी नेतृत्व का कहना है कि उन्हें देश की सरकार चलाने के लिए जनता का समर्थन प्राप्त है, और मंसूर हादी, जिनको टेम्परेरी तौर पर 2012 में सरकार चलाने को दी गई थी, वो पहले ही अपनी वैधता खो चुकी है, क्योंकि वो सरकार 2 साल के लिए बनी थी। इस घटनाक्रम पर अल सौरा समाचार पत्र के पत्रकार मोहम्मद अल हबसी का कहना है कि अल यमनी जैसे लोगों ने खुद को सऊदी अरब के गोद में डाल दिया है, और वो बताए गए जो उनकी सीमाएं हैं, जो उन्हें बताई गई हैं, उससे ज्यादा नहीं बोल सकते। उनकी वैधता रियाद सरकार से आती है, यानी सऊदी अरब की राजधानी से आती है, जो हथियारों और सेनाओं की शक्ति से मिलती है। यमन के एक और निवासी ने अल जजीरा को बताया है कि खालिद अल यमनी अपने शहर और देश नहीं लौट सकते। उन जैसे लोग 2015 से ही सऊदी अरब में रह रहे हैं, यानी वहां की जनता उस सरकार के जो मंत्री जो अब तक भी सऊदी अरब में हैं, वो उनसे नाराज हैं। शांति वार्ता से अब खबर यह है कि दोनों पक्ष युद्ध बंदियों के तबादले के लिए तैयार हो गए हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान दोनों ओर से बहुत से युद्ध बंदी एक दूसरे के कब्जे में हैं, जिनमें के कुछ मंत्री भी हैं पिछली सरकार के। आशा है कि हूथी के कब्जे से सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खोले जाने पर भी सहमति बन जाएगी, जिससे वहां के लोग और उनकी जरूरतों का सामान विदेशों से आना जाना शुरू हो जाएगा। अल अरेबिया, जो सऊदी अरब का सरकारी टीवी चैनल और अखबार है, उसके अनुसार सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने थर्सडे को यमन के लिए भोजन और तेल से बने सामान ले जाने के लिए 11 समुद्री जहाजों को इजाजत दी है। यानी ये एक तरह से शांति वार्ता का असर है कि अब कुछ यमन के लोगों के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। हुदैदा पोर्ट पर, जो सी पोर्ट है, उस पर वो अब भी खाली पड़ा हुआ है, और सऊदी अरब का आरोप है कि हूथी इस बंदरगाह से सामान नहीं आने दे रहे। ये बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण है रेड सी की तरफ, जहां से सऊदी अरब के जो तेल के जहाज हैं उस रेड सी से गुजरते हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि कई बार ऐसी भी खबरें आई हैं कि सऊदी अरब उस रास्ते से तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। तो हुदैदा पोर्ट अब भी खाली पड़ा हुआ है, और सऊदी अरब का कहना है कि हूथी इसको यहां से सामान नहीं आने दे रहे। हालांकि उनको तो सामान की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पिछले 3 साल से सऊदी अरब की तरफ से पाबंदियां लगी हुई हैं ताकि वहां कोई जरूरत का सामान ना पहुंच पाए। हाल ही में सऊदी अरब और यूएई ने हुदैदा पर कब्जे के लिए युद्ध छेड़ा था, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। उधर सऊदी अरब के एक और मित्र देश बहरीन में अपनी ही जनता का विरोध झेल रही बहरीन की अल खलीफा सरकार में विदेश मंत्री खालिद बिन अहमद अल खलीफा ने कहा है कि कतर के साथ सऊदी अरब, बहरीन, यूएई और मिस्र के साथ जो हालिया टकराव है वो बहुत ही गहरा है, और कतर ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी
खाड़ी सहयोग संगठन में वापसी के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। कल सऊदी अरब के समाचार पत्र अल शर्क अल औसत के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दोहा ने अब वापसी की सभी किश्तियों को जला दिया है। ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब एक नया समझौता होना चाहिए और कतर की कड़ी निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कतर कैसे वापस होगा। उसने क्षेत्र के दुश्मनों से संबंध बना लिए हैं, जैसे कि ईरान, और खुद को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से अलग कर लिया है। हम इस संबंध में बिल्कुल रियलिस्टिक और यथार्थवादी होकर डील करना चाहते हैं। वो एक तरह से अपनी पॉलिसीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने कतर के खिलाफ जो कुछ कार्रवाई की है, पाबंदियां लगाई हैं, संबंध तोड़े हैं, वो अपनी जगह ठीक है। अब वो कहते हैं कि हम अब समय बर्बाद नहीं करना चाहते। उन्होंने आरोप लगाया है कि कतर ने जीसीसी के समझौते का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि कतर ने अपनी सीमा में विदेशी सेना को बुला रखा है, जो कि इस पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। याद रहे कि तुर्की की सेना के कतर में उपस्थित रहने पर इन चारों देशों ने विरोध जताया था। बहरीन के मंत्री के अनुसार कतर पेनिनसुला शील्ड फोर्स में भाग नहीं लेता। याद रहे कि यमन पर जारी युद्ध में पेनिनसुला शील्ड फोर्स ने मिलकर अब तक 3 वर्षों में यमन पर निहत्थे शहरियों पर 18,000 हवाई हमले किए हैं। बहरीन के विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया जबकि सऊदी अरब के किंग सलमान ने अगले सप्ताह रियाद में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के शिखर सम्मेलन में कतर के अमीर को निमंत्रण दिया है। ये ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसमें ये समझना बहुत मुश्किल है कि आने वाली स्थिति कैसी होगी। क्या कतर सऊदी अरब के साथ उसकी शर्तों पर अपने ताल्लुकात बनाएगा या अपने आप को तुर्की और ईरान के साथ ही अपने आप को आगे बढ़ाएगा। 2011 में जब बहरीन में बहुसंख्यक समुदाय ने अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन किए तो सऊदी अरब, कुवैत और यूएई ने बहरीन सरकार की सहायता के लिए सेना भेजी थी। इसमें सऊदी अरब का सबसे महत्वपूर्ण रोल था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गल्फ को कतर से जो ताल्लुक खत्म किया था उसमें 2-3 आरोप लगाए थे सऊदी अरब ने, और बहरीन, यूएई और इजिप्ट ने, मिस्र ने। उनका कहना था कि कतर क्षेत्र में आतंकियों की सहायता करता है। दूसरा आरोप था कि ईरान से ताल्लुकात ज्यादा बढ़ाए हुए हैं। तीसरा यह कहना था कि तुर्की की जो फौजें हैं उसको बाहर निकाल देना चाहिए, वापस कर देना चाहिए। और एक और खास बात थी, वो ये थी कि अल जजीरा टीवी चैनल को बंद कर देना चाहिए। यानी वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे देशों में जो कुछ हो रहा है बाहर की दुनिया जाने और समझे। तो ये आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स में लिखिए। आपको एक ही कार्यक्रम के अंदर इतनी सूचनाएं, इतनी इंफॉर्मेशन मैं नहीं समझता कि आपको कहीं और से मिल सकती हैं। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा है, उसे क्लिक कीजिए। उसके बाद एक घंटी नजर आएगी, उसको क्लिक कीजिए। और आप मेरे इस कार्यक्रम को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।